So hello everyone, and in today's lecture we are going to discuss simplex method. So simplex method सॉल्व करने के लिए पहले हमें गिवन प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 माइनस 4x2 प्लस 7x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये है, तो हमें फर्स्ट ये जो लेस देन और इक्वल टू साइन है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा इज इक्वल टू साइन में। तो हम इसे इज इक्वल टू साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो लेस देन और इक्वल टू साइन है उसे हमें कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू में। तो इसके लिए हम करेंगे एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। एस इज फॉर अ स्लैक वेरिएबल। ओके, सो इस लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने में हम एक स्लैक वेरिएबल की हेल्प लेंगे। तो जब हम स्लैक वेरिएबल की हेल्प ले लेंगे तो हमारा कंस्ट्रेंट 1 क्या बन जाएगा? जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, 2x1 माइनस 4x2 लेस देन और इक्वल टू 5 है। इसमें हम अगर एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x1 माइनस 4x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 5। तो अभी आपको समझ में आया इसे मैंने कैसे लेस देन और इक्वल टू से इज इक्वल टू में कन्वर्ट किया। सेम हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कंस्ट्रेंट 2 और कंस्ट्रेंट 3 को। तो वो बन जाएगा 3x1 माइनस 9x2 प्लस 4x3 प्लस s2 इज इक्वल टू 5 एंड माइनस x1 माइनस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बन गए हैं स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स x1 x2 x3 थे, तो बस यहाँ पे नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स हमारे क्या बन गए x1 x2 x3 और ये s1 s2 s3 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी हमारा प्रॉब्लम में चेंज क्या होगा? जो हम मैक्सिमाइज लिख रहे हैं वो वैसे ही रहेगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू जो ये गिवन है वैसे ही यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3x1 माइनस 4x2 प्लस 7x3 एंड ये जो s1 s2 s3 जो स्लैक वेरिएबल है उनको हमने ऐड किया था उसको 0 कोएफिशिएंट देके हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, सो ये अभी हमारा प्रॉब्लम रेडी हुआ है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमने पहले प्रॉब्लम में देखा था कि अगर हमें सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करना है तो पहले हमें गिवन प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही हम सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। सो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो आप सभी को पता है जैसे कि लेस देन और इक्वल टू को हमें इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक वेरिएबल की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फर्स्ट है वो क्या बन जाएगा? 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 60 एंड सेकेंड 4x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 96। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो नॉन निगेटिव कंस्टेंट है x1 x2 s3 और स्लैक वेरिएबल में ऐड हुआ, तो यहाँ पे बन जाएगा x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जो हमारा मैक्सिमाइज है z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 35x2 प्लस स्लैक वेरिएबल को 0 कंस्टेंट ऐड करेंगे कोएफिशिएंट 0s1 इंटू 0s2। तो अभी ये प्रॉब्लम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसको हमें सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स टेबल निकालना पड़ेगा। सो वो टेबल हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अभी हमने इस टेबल को ड्रॉ किया है। अभी हम देखते हैं इन वैल्यूज को हम टेबल में कैसे पुट करेंगे। तो पहले हमारे टेबल में क्या क्या है हम वो देखते हैं। फर्स्ट कॉलम जो है कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स CBI। ओके, मतलब जो बेसिक वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट्स को हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है S1 एंड S2।
बेसिक वेरिएबल्स, सो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स है S1 एंड S2। ओके, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। सो बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 0, सो हम यहाँ पे 0 0 ले लेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1, तो अभी हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो x1 का कोएफिशिएंट है 2, x2 का कोएफिशिएंट है 3, s1 का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे s2 है ही नहीं, तो यहाँ पे हम s2 को ले लेंगे 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को लिख देंगे 4, x1 का कोएफिशिएंट है 4, x2 का कोएफिशिएंट है 3 एंड s2 का 1। सो 4 3, अभी S2 का 1 है तो S1 यहाँ पे नहीं है, मतलब S1 क्या बन गया 0। और सॉल्यूशन भी आए 60 एंड 96, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट CJ, मतलब यहाँ पे Z के जो भी कोएफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो 40 35 0 0, सो 40 35 0 एंड 0। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे टेबल्स में जो गिवन इक्वेशन में वैल्यूज थे उनको यहाँ पे पुट कर दिया है। आगे हम देखेंगे कि ये ZJ और डेल्टा J को फाइंड आउट करके हम इस कॉलम को कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें ZJ कैलकुलेट करना है। तो ZJ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि मान लो अगर मैंने इसको CB1 और ये CB2 है और ये A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ओके, और ये है B1 एंड B2। तो ZJ का फॉर्मूला होगा CB1 इंटू A11। ओके, सो Z1 का फॉर्मूला क्या होगा CB1 इंटू A11 प्लस CB2 इंटू A21। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हुआ Z1 का। ओके, वैसे ही हम Z2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये Z1 ये Z2 ये Z3 और ये Z4। ओके, तो Z2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CB1 इंटू A12 प्लस CB2 इंटू A22। ओके, सिमिलरली Z3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CB1 इंटू A13 प्लस CB2 इंटू A23। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो Z4 का फॉर्मूला क्या होगा CB1 इंटू A14 प्लस CB2 इंटू A24। ओके, हमें सिर्फ Z1 Z2 Z3 एंड Z4 ही निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट Z1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास Z1 क्या होगा CB1, हमारे पास CB1 की वैल्यू क्या है 0, सो 0 इंटू A11 क्या है 2, 0 इंटू 2 प्लस CB2 है हमारे पास 0 इंटू A21 है हमारे पास 4। अब ये दोनों 0 0 है, सो इसका आंसर क्या आ जाता है 0 ही। सो हमारा ZJ क्या बन गया 0। सिमिलरली हम Z2 निकालेंगे। अभी हमारे पास CB1 की वैल्यू 0 है, A12 क्या है 3 प्लस CB2 वापस 0 एंड A22 क्या है 3। वापस हम देखेंगे कि ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 0। सिमिलरली हम देखेंगे कि CB1 और CB2 0 होने के कारण ये सब जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है 0 ही बन जाती है। मतलब Z1 Z2 Z3 एंड Z4 ये सब 0 बन जाते हैं। ठीक है, सो अभी हमें निकालना है डेल्टा J। तो डेल्टा J क्या होता है डेल्टा J CJ माइनस ZJ। अभी हमारे पास CJ की वैल्यूज है तो हम CJ की वैल्यूज से ZJ माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा देखो CJ 40 माइनस ZJ क्या है 0, सो 40 माइनस 0 40। सिमिलरली 35 माइनस 0 35, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा
What is our next step? So our next step is to check optimality. अभी हमें पता है कि ये जो डेल्टा जे मीन्स सी जे माइनस जेड जे है इस कॉलम में, वो क्या है, ऑल आर पॉजिटिव। ओके, हमारे गिवन इक्वेशन में डेल्टा जे की वैल्यू ऑल पॉजिटिव है, बट जब हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम देखते हैं तो डेल्टा जे मीन्स सी जे माइनस जेड जे की सारी वैल्यूज आइदर 0 आनी चाहिए और निगेटिव आनी चाहिए। ओके, मतलब ये जो वैल्यूज है वो आइदर 0 आनी चाहिए या फिर निगेटिव आ जाएंगे। जब ये वैल्यू 0 और निगेटिव आते हैं तभी हम हमारे जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को हम स्टॉप करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इस डेल्टा जे की वैल्यू पॉजिटिव है और 0 है, मतलब हमें निगेटिव और 0 चाहिए था, तो हम यहाँ पे एक और स्टेप करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारा सेकेंड इटरेशन आएगा, तो इसके लिए हम वापस एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इटरेशन 1 का टेबल को ड्रॉ किया है। सो हम देखेंगे कि हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम देख रहे हैं। सो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में जो हमारा डेल्टा जे का, हम एक ऐसे वैल्यू को चूज करेंगे जो मोस्ट पॉजिटिव होगी। सो हम मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को चूज करेंगे, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को चूज करेंगे डेल्टा जे की रो से। तो डेल्टा जे की रो में मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, तो ये है कॉलम में, ये जो 40 है वो हमारा क्या है, मोस्ट पॉजिटिव, मतलब सबसे बड़ा। तो हम उसे सर्कल करेंगे और उसे सर्कल करने के बाद उसके रिस्पेक्ट में जो कॉलम है उस कॉलम को हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम अब क्या करेंगे, रेशो बी आई अपॉन सी के सी वी। सी के सी वी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। सो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, सो बी आई, अभी हम पे बी आई क्या है 60, सो 60 डिवाइडेड बाय सी के सी वी, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। अभी जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो हमारा क्या है, की कॉलम, इसे हम बोलते हैं की कॉलम। ठीक है, सो बी आई को रिस्पेक्ट करस्पॉन्डिंगली कौन सी की कॉलम है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। सो बी आई को करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 2, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आता है 30, एंड सिमिलरली 90 डिवाइडेड बाय यहाँ को करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 4, सो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे 96 तक करेक्शन कर दीजिए। सो 96 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर आता है 24। ठीक है, अभी जैसे कि हमने मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को चूज किया है, वैसे ही हम रेशियो के कॉलम से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को चूज करेंगे। जैसे हमने डेल्टा जे की कॉलम से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को चूज किया है, वैसे ही हम बी आई अपॉन सी के सी वी कॉलम से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को चूज करेंगे। ठीक है, सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या, तो सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे छोटी क्या है 24, सो हम 24 को यहाँ पे मार्क करेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो रो है ये हमारी क्या बन जाएगी, की रो। जैसे कि ये हमारा की कॉलम था वैसे ही ये हमारी क्या बन चुकी है अभी, की रो। अभी एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा बी आई अपॉन सी के सी वी ये कॉलम है वहां पे हम लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को चूज करते हैं, पर अगर इस कॉलम पे 0 की एंट्री हुई तो उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे 0 और 24 आ रहा है तो लीस्ट तो 0 है तो 0 आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जब बी आई अपॉन सी के सी वी के कॉलम में 0 आता है तब हम उसे नहीं लेते हैं और बचे हुए वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट इटरेशन को देखते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने की रो निकाला और की कॉलम निकाला, और इन की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है 4 पे, तो ये 4 क्या हो गया हमारा, की एलिमेंट। तो ये हमारा है की एलिमेंट। ओके, सो हमने क्या क्या निकाला, की एलिमेंट, की कॉलम एंड की रो। अभी हमें नेक्स्ट इटरेशन करना है। सो मैं यहाँ पे वापस ऊपर का कुछ लिखा नहीं है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी है।
तो हमें बेसिक वेरिएबल क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे S1 S2 है, वापस यहाँ पे S1 S2 नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पे एक एंटरिंग वेरिएबल रहता है और एक लीविंग वेरिएबल रहता है। तो इसमें से एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, तो अभी हम देखा जाए तो जहाँ पे की कॉलम है उस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं जहाँ पे हमारा की रो है। तो S2 को हम S2 की जगह हम X1 को एंटर करेंगे और S2 को हम क्या करेंगे, लीव करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एंटरिंग वेरिएबल, और ये हमारा क्या बन गया, लीविंग वेरिएबल। ओके, सो हमारा बेसिक वेरिएबल अभी क्या बना, S1 तो एज इट इज है और S2 की जगह अब किसने ले ली, X1 ने। ठीक है, सो अभी वेरिएबल्स क्या है, S1 का वेरिएबल तो 0 है और X1 का क्या है 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिक वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट 40। अभी ये हमारा ZJ है और ये डेल्टा J मीन्स CJ माइनस ZJ। अभी तो यहाँ पे हमें इक्वेशन से ही इनके वैल्यूज मिले थे, पर अभी हम बचे हुए लोगों को वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, सो हमें फर्स्ट यहाँ पे देखो जो हमारा की रो है, ध्यान से सुनो, जो हमारा की रो है उस होल की रो को हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। मतलब जो हमारा की रो है उस की रो को हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। ठीक है, तो हमारा की रो क्या है, दिस इज आवर की रो। सो इस जगह हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। तो हमारा की एलिमेंट क्या है, 4। सो इन सारे एलिमेंट्स को हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 3 डिवाइडेड बाय 4 3 बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 1 बाय 4 एंड 96 डिवाइडेड बाय 4 24। तो ये हमने की रो को निकाल लिया। और जो ये बचे हुए हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू ऑफ ओल्ड वैल्यू। मतलब जो अगर हमें यहाँ पे इस जगह की निकालनी है वैल्यू, तो जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है ओल्ड टेबल की, उसे हम ले लेंगे इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू ऑफ ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, तो हम न्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी इस फॉर्मूला की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ये A11 एलिमेंट था, तो हमें A1, थोड़ी करेक्शन है, इसका फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू और एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अभी यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो की एलिमेंट है सिर्फ ये इन दोनों को ही डिवाइड करता है, गलती से भी यहाँ पे मत ले लीजिएगा वरना आंसर में गड़बड़ी हो सकती है। सो फर्स्ट हमें A11 की वैल्यू निकालनी है। सो A11 की ओल्ड वैल्यू क्या है 2। सो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस, अभी 2 को करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू और की रो वैल्यू क्या है खुद 2 एंड 4। सो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट है हमारे पास 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो 4 से 4 कैंसल, 2 माइनस 2 क्या आ गया 0। सो यहाँ पे क्या आ रहा है 0। सिमिलरली नेक्स्ट ये हमें A12 को सॉल्व करना है। सो A12 की ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और 3 माइनस अभी 3 को करस्पॉन्डिंग की रो एंड की रो वैल्यू और की कॉलम वैल्यू क्या है 2 एंड 3। ये हमारा की कॉलम है और ये हमारा की रो है। सो उसके हिसाब से हम उसकी की कॉलम और की रो देख लेंगे। सो की रो एंड की कॉलम क्या है 2 एंड 3। सो 3 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट जो है वो सेम ही है 4। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो 3 माइनस 3/2 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस 3/2, मतलब ये आ रहा है 3/2। ओके, सिमिलरली हम A13 को सॉल्व करेंगे। सो A13 का क्या हो जाएगा, देखिए A13 की ओल्ड वैल्यू है 1
माइनस 1 को करस्पॉन्डिंग की कॉलम एंड की रो क्या है 2 एंड 0, सो माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे 0 है तो ये होल टर्म 0 बन जाएगी, मतलब हमारे पास बचा क्या 1, सो ओनली 1। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे A14 को। सो A14 क्या आ रहा है, ओल्ड वैल्यू ऑफ A14 इज 0, सो 0 माइनस 0 को करस्पॉन्डिंग की कॉलम एंड की रो क्या है 1 एंड 2, सो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, सो इस कैंसिल करेंगे, सो ये क्या बन जाएगा -1/2। सो इसको लिख लिया -1/2। सिमिलरली BI को देखेंगे, सो BI क्या हो जाएगा, ओल्ड वैल्यू ऑफ BI इज 60 माइनस 60 को करस्पॉन्डिंग की कॉलम और की रो क्या है 2 एंड 96, सो 2 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 4। सो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 24, 60 माइनस 24 इंटू 2 48, सो ये बन रहा है 12। ठीक है, सो ये हमारा आ गया 12। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ZJ को निकालना है। सो अभी ZJ को निकालने के लिए हमारे पास ZJ का फॉर्मूला क्या था, CBI इंटू A11 प्लस CB2 इंटू A21। सो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास CB1 क्या है 0, सो 0 इंटू 0 0, सो 0 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0 प्लस 40 इंटू 1 40, सो ये क्या बन रहा है 40। Z1 हमारे पास क्या बन गया 40। सिमिलरली हम Z2 की वैल्यू निकाल लेंगे, सो 0 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0 इंटू 3/2 है प्लस 40 इंटू 3/4, अभी ये तो 0 ही बन जाएगा, सो 0 प्लस ये क्या बन रहा है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो 10, सो 10 इंटू 3 30, सो ये क्या आ रहा है 30। नेक्स्ट 0 इंटू Z3 निकालेंगे, सो 0 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 0, सो ये भी 0 और ये भी 0, सो 0 प्लस 0 0 ही आ रहा है। सिमिलरली हम Z4 को निकालेंगे, तो Z4 क्या बन जाएगा 0 इंटू -1/2 प्लस 40 इंटू 1/4, सो 0 इंटू -1/2 प्लस 40 इंटू 1/4, सो ये तो 0 बन रहा है, 4 इंटू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, सो ये क्या आ रहा है 10। और ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें क्या निकालना है, डेल्टा J CJ माइनस ZJ। सो हमारे पास CJ क्या है 40, सो 40 माइनस 40 0। नेक्स्ट 35 माइनस 30, 35 माइनस 30 क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, एंड 0 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अभी हमें ऑप्टिमलिटी चेक करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, टू चेक ऑप्टिमलिटी। सो हमें चेक ऑप्टिमलिटी करनी है, तब ये जो मैक्सिमाइजेशन का केस है उसमें हमें डेल्टा J की वैल्यू क्या चाहिए, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। सो अगर हमने डेल्टा J के रो में देखा तो ये जो 5 है वो अकेला पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमें एक और इटरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप है ये रेशो निकालना। सो BI अपॉन CK/CV। अभी BI क्या है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग की कॉलम। सो की कॉलम को निकालने के लिए फर्स्ट हमें देखना होगा डेल्टा J की मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। 5 के करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम आ रहा है दिस, सो ये हमारा क्या बन गया की कॉलम। सो 12 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या है 3/2। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो 12 डिवाइडेड बाय 3/2, सो ये ऊपर जाके क्या बनेगा 12 डिवाइडेड बाय ये उल्टा हो जाएगा 2/3, सो इसका आंसर क्या आ रहा है 24/3, मतलब 8। सो ये 8 आ रहा है। सिमिलरली इसमें BI क्या है हमारे पास 24 और उसको करस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या है 3/4, सो ये क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3/4, ये जाके उल्टा होगा, सो 24 इंटू 4/3, सो 3 8 जा 24 और 8 4 जा
32। सो ये क्या आ रहा है 32। सो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें रेशो के कॉलम में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को देखना है। सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो हमारा करस्पॉन्डिंग की रो क्या बन गई दिस, और हमारा की एलिमेंट क्या है 3/2। अभी हमें एक और इटरेशन करना पड़ेगा, तो हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इटरेशन 2 के टेबल को ड्रॉ किया है। अभी हमें देखना होगा कि बेसिक वेरिएबल क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम है वहाँ पे कौन सा वेरिएबल था, जैसे कि यहाँ पे x1, x2, s1 और s2 है, तो यहाँ पे हमारा लीविंग एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा x2 और लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा s1। मतलब s2 एंटर करेगा s1 की जगह और s1 क्या करेगा लीव। मैं वापस बताती हूँ कि लीविंग और एंटरिंग वेरिएबल कैसे होता है। सो जो कॉलम है उसके रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल है वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल होता है, और जो रो है उसके रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल होता है वो हमारा लीविंग वेरिएबल होता है। सो s1 की जगह x2 ने ले ली और ये x1 ऑलरेडी है वैसे ही। सो नेक्स्ट x2 का कोएफिशिएंट क्या है, सो x2 का कोएफिशिएंट है 35। सो ये 35 एंड 40 का क्या था ऑलरेडी 40 ही, सॉरी x1 का क्या था 40। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो की रो है उस की रो को हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से, तो हमारा न्यू की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारा की रो था ये, और इसका की एलिमेंट क्या है 3/2। सो हम हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे 3/2 से। सो 0 डिवाइडेड बाय 3/2 0, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 1, 1 डिवाइडेड बाय 2/3 उल्टा हो जाके 2/3 बनेगा, -1/2 डिवाइडेड बाय 2/3। सो ये क्या बनेगा -1/3। नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 3/2, सो 12 डिवाइडेड बाय 3/2 ये उल्टा होगा 2/3। सो ये क्या बन जाएगा 24/3, मतलब ये क्या आ रहा है 8। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमें इस x1 के कॉलम की वैल्यूज को निकालना है, तो अभी वापस हमें इस फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो हम देखते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू। तो अभी हम देखेंगे कि a11 की ओल्ड वैल्यू क्या थी, अभी यहाँ पे हम a21 को देख रहे हैं। ठीक है, सो a21 की ओल्ड वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1। सो 1 माइनस 1 को करस्पॉन्डिंग की कॉलम और की रो क्या है 0 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय की वैल्यू क्या है 3/2। सो ये 0 होने के कारण ये सब 0 बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या बच गया 1। ठीक है, तो Z2 क्या हो जाएगा 35 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 0। सो ये क्या आ जाएगा 35 प्लस 0। सो ये क्या आ रहा है 35। सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे Z3 को, तो Z3 क्या बनेगा 35 इंटू 2/3 प्लस 40 इंटू -1/2। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10/3। सिमिलरली Z4 फाइंड आउट करेंगे, तो Z4 क्या आ जाएगा 35 इंटू -1/3 प्लस 40 इंटू 1/2। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25/3। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अभी हमें क्या निकालना है डेल्टा जे को। सो डेल्टा जे क्या है हमारे पास Cj माइनस Zj। सो यहाँ पे Cj क्या था हमारे पास 40। सो 40 माइनस 40 0, 35 35 माइनस 35 0, 0 माइनस 10/2 माइनस 10/2 एंड 0 माइनस 25/3 माइनस 25/3। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा डेल्टा जे है Cj माइनस Zj दोनों की वैल्यू आइदर 0 और क्या है निगेटिव, मतलब Zj है जो लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। लेस देन और इक्वल टू 0 का ही मतलब क्या है आइदर 0 और निगेटिव। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि डेल्टा जे माइनस सीजा जे, डेल्टा जे इज इक्वल टू Cj माइनस Zj लेस देन और इक्वल टू 0 आया है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हुआ है ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन इज
ऑब्टेन्ड, मतलब अभी हम टेबल से फाइनली x1 और x2 की वैल्यूज को देखेंगे। तो जब हम टेबल को देखेंगे हमारा x2 की वैल्यू क्या आई है 8 और x1 की वैल्यू क्या आई है 18। सो अभी हमारा x1 एंड x2 क्या बन गया 18 एंड 8। सो गिवन इक्वेशन क्या था हमारे पास z इज इक्वल टू मैक्सिमाइज 40x1 प्लस 35x2। तो हम यहाँ पे रिस्पेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। सो 40 इंटू 18 प्लस 35 इंटू 8। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1000। सो हमारी जेड मैक्स की वैल्यू क्या आ गई 1000। ठीक है। सो यहाँ पे हमने सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है। So if you have any doubt or any query regarding to this, then please comment below.